लेट्स बिगिन। सो लास्ट क्लास हमने कोवेलेंट बॉन्ड स्टार्ट कर दिया था। कोवेलेंट बॉन्ड में हमने डिस्कस किया था लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी में हमने छोटे मोटे पार्ट डिस्कस किए थे। लुईस थ्योरी में वी हैड डिस्कस्ड दैट एटम्स रिएक्ट टिल दे अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, या लुईस थ्योरी नोबल गैसेस पे बेस्ड है। सो दे रिएक्ट टिल दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट और टिल दे कंप्लीट देयर डुप्लेट। इसके अलावा हमने लुईस क्लॉड स्ट्रक्चर्स कुछ ड्रॉ किए थे, एंड आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस्ड फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज के केस में दी ओनली कॉन्सेप्ट वाज कि हमें इसको ऑक्टेट तक लेकर आना है। राइट, यहाँ तक तो आप सभी ने रिवाइज कर लिया होगा। इसमें तो खैर ऐसा कुछ खास है भी नहीं। दी ओनली न्यू थिंग हियर वाज फॉर्मल चार्ज, एंड आई होप एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड दैट। सो आगे बढ़ेगा। तो देखो आगे बढ़ते हैं ना। अब देखो लुईस थ्योरी में इन पर्टिकुलर ऐसा कुछ खास और बचा है नहीं। ठीक है, सो लुईस थ्योरी में ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। डिसएडवांटेजेस, ओके, और rather not disadvantages, rather limitations of Lewis theory. ओके, आप लोग हेडिंग डालिए लिमिटेशंस ऑफ लुईस थ्योरी। स्टार्ट करें। ऑलराइट, सो देखो द फर्स्ट लिमिटेशन इज incomplete octet. The first limitation is incomplete octet. Okay, इसमें क्या होता है? Many compounds react, many compounds react, many compounds are formed, many compounds are formed, but their atoms may not have complete octet, may not have complete octet. For example, ओके, अब ऑब्वियसली देखो इसके काफी सारे एग्जांपल है। जैसे कि अगर मैं LiCl लूँ, ओके, या फिर मे बी मैं BeCl2, या फिर मे बी मैं BCl3 लूँ, ओके, या मे बी मैं AlCl3 लूँ। देयर कैन बी मेनी नंबर ऑफ एग्जांपल्स, बट इसमें से एटलीस्ट एक एटम होता है जिसका कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। राइट, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम। राइट, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में कितने? करेक्ट, 3। तो अगर उसने 3 बॉन्ड्स फॉर्म किया है, एल्यूमिनियम के पास आउटर मोस्ट में 3, एंड अगर उसने 3 बॉन्ड्स फॉर्म किया है, सो इन टोटल अब एल्यूमिनियम के पास कितना हुआ? करेक्ट, इन टोटल अब एल्यूमिनियम के पास 6 हुआ। लेकिन फिर भी एल्यूमिनियम जो है ये एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म होता है। ओके, दिस इन दिस कंपाउंड एल्यूमिनियम इज नॉट हैविंग अ कंप्लीट ऑक्टेट, yet this compound is formed and yet this compound is stable. Similarly, अगर मैं BCl3 लूँ, एग्जैक्ट सेम चीज, बोरॉन के पास आउटर मोस्ट में 3, क्लोरीन से यहाँ पे 3 और इलेक्ट्रॉन आ रहा है। सो इन टोटल इसका कितना हुआ? 6 हुआ। इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स से कम, एज सिंपल एज दैट। ओके, सिमिलरली अगर आप BeCl2 लोगे, सो बेरिलियम के पास आउटर मोस्ट में इन टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? इन टोटल करेक्ट, इन टोटल 4 आएंगे, क्योंकि बेरिलियम के पास खुद के 2। ओके, बेरिलियम के पास खुद के 2 एंड फ्लोरीन से उसको 2 और मिले। सो यहाँ पे भी कितना हुआ? इसके पास टोटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स ही हुआ। सो एंड सेम चीज अगर आप लिथियम देखोगे, लिथियम के पास आउटर मोस्ट में 1, इसको मिला 1 और, राइट, सो इसके पास 2 ही हुए। So in all of these cases, the octet is incomplete, yet these compounds are formed and yet these compounds are stable. Okay, so it is not always true कि atoms react till they achieve their octet. आपको काफी सारे ऐसे एक्सेप्शंस मिल जाएंगे जहां पर कि एटम्स ऑक्टेट अपना कंप्लीट नहीं कर पाते। ओके, कंप्लीट कर लो यहां तक। Okay, the first one is incomplete octet. The second one is odd electron molecule. Okay, now odd electron molecule का मतलब क्या होता है? If a molecule has odd number of electrons, then at least one atom has incomplete octet. Okay, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, NO,
कॉपी करो। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं NO, तो नाइट्रोजन के पास इन टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के पास इन टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स, टोटल टोटल मतलब नाइट्रोजन के पास खुद के पास टोटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, करेक्ट 7 है। एंड सिमिलरली ऑक्सीजन के पास इन टोटल खुद के कितने इलेक्ट्रॉन्स है, करेक्ट 8 है। तो अगर मैं 7 एंड 8 मिला दूं तो ये कितना हुआ, ये तो 15 हुआ ना, 15 इज एन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब आप कैसे भी बॉन्डिंग करो, ओके आप कैसे भी बॉन्डिंग करो, हमेशा एक का तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट ही रहेगा, क्यों, क्योंकि देखो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को चाहिए डबल बॉन्ड, ओके क्योंकि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड चाहिए। तो अगर मैं इसको डबल बॉन्ड प्रोवाइड कर देता हूँ, ध्यान दो, अगर मैं ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड प्रोवाइड कर देता हूँ, सो लेट्स फर्स्ट लुक एट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में कितने, करेक्ट 6, डबल बॉन्ड हुआ यानी कि ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स मिले, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले, सो 6 और 2 मिला के चलो ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, राइट, ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर मैं नाइट्रोजन की तरफ देखूं, ध्यान दो, अगर मैं नाइट्रोजन की तरफ देखूं तो नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट में 5, एंड उसको अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स मिले, ठीक है उसको 2 मिले, तो इसके पास इन टोटल कितने हुए फिर, करेक्ट इसके पास तो सिर्फ 7 ही हुए, तो यानी कि मेरा नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट ही रह गया, ओके। सो व्हेनेवर यू हैव एन ऑड इलेक्ट्रॉन, व्हेनेवर यू हैव अ मॉलिक्यूल व्हिच हैज एन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, always at least one species will have an incomplete octet, okay कॉपी कर लो। ऑब्वियसली ये तो इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, इसके अलावा आपके एग्जांपल NO2 भी होते हैं, ClO2 भी होते हैं, ओके देयर कैन बी एनी एग्जांपल, ऑब्वियसली देयर कैन बी मेनी एग्जांपल, ये तो बस हम एक ही डिस्कस करें, वी आर ओनली डिस्कसिंग द मोस्ट कॉमन वंस, वरना ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं। कंटिन्यू करें। So the first one was incomplete octet, in which of course there are infinite compounds. देखो, so the first one is incomplete octet where our octet is shortfall, मतलब हमारा octet पूरा नहीं हो पा रहा है। The second one is odd electron molecule. Odd electron molecule का मतलब क्या है कि हमारे पास odd number of electrons है, तो एटलीस्ट एक species होगा ही होगा जिसका कि octet अचीव नहीं हो रहा है। And then the third one is your expanded octet. एक्सपैंडेड ऑक्टेट, या फिर हो सकता है कई बार क्वेश्चंस में आप इसको एज सुपर ऑक्टेट देखो, या फिर हो सकता है अगेन कई बार आप क्वेश्चंस में इसको हाइपर वैलेंट कंपाउंड पढ़ो। यस देयर आर इनफाइनाइट कंपाउंड्स, अब आपको क्या पूछना है, देयर आर इनफाइनाइट कंपाउंड्स, ऑब्वियसली आप समझ सकते हो, यहाँ पे NO है, यहाँ पे NO2 है, देन ऑब्वियसली देयर विल बी N2O3, देयर कैन बी इनफाइनाइट कंपाउंड्स, देन देयर विल बी N2O5, ऑब्वियसली इनफाइनाइट कंपाउंड्स होंगे। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने स्टार्ट भी नहीं किया, ओके ना, ध्यान दो। सो एक्सपैंडेड ऑक्टेट और सुपर ऑक्टेट और हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स, नाउ यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि ऑक्टेट से ज्यादा, ओके। नाउ these compounds these compounds have more than 8 electrons in their valence shell, okay। for example, जैसे कि अगर हम लेते हैं PCl5, ओके, या फिर SF6, या फिर मे बी SO2, या फिर मे बी SO3, ओके ऑफ कोर्स देयर कैन बी इनफिनिट नंबर ऑफ एग्जांपल्स एज वेल। नाउ फर्स्ट वाला एग्जांपल देखो, PCl5 में ऑब्वियसली IF7, अगेन लाइक आई सेड देयर कैन बी इनफिनिट एग्जांपल्स, आप चाहे तो IF7 भी लिख सकते हो, एनी नंबर ऑफ एग्जांपल्स ना। जैसे कि देखो फर्स्ट वाला एग्जांपल में अगर मैं फास्फोरस को देखूं तो फास्फोरस आपका कौन से ग्रुप में आता है बताओ, पीरियोडिक टेबल में फास्फोरस इज इन विच ग्रुप, करेक्ट ग्रुप 15 में आता है वो। सो अगर फास्फोरस ग्रुप 15 में है तो उसके पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, करेक्ट उसके पास आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ फास्फोरस के पास आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। सो फास्फोरस के पास आउटर मोस्ट 5 इलेक्ट्रॉन, उसको एडिशनल कितने मिले, उसको एडिशनल 5 और मिले। सो अब फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, करेक्ट अब फास्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सपैंडेड ऑक्टेट और सुपर ऑक्टेट और हाइपरवैलेंट, ओके, जो कि ऑक्टेट से भी आगे जा चुके हैं, राइट। सेम थिंग इफ यू लुक एट SF6, नाउ इन दिस कंपाउंड इन टोटल सल्फर के पास कितने आएंगे बताओ आउटर मोस्ट में,
इन दिस कंपाउंड सल्फर के पास टोटल कितने? करेक्ट, सल्फर के पास इन टोटल आ जाएंगे 12। क्यों? सल्फर के 6 खुद के, उसको 6 और एडिशनल मिले तो यहाँ पे आ जाएगा 12। सिमिलरली SO2 में बताओ सल्फर के पास आउटर मोस्ट पे कितने टोटल? हाँ टोटल SO2 में करेक्ट 10 आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। सल्फर के खुद के 6 और हर एक ऑक्सीजन दो दो प्रोवाइड करेगा, यस और नो? तो इसके पास इन टोटल कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके कितने आ जाएंगे? ओके, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एक्सपैंडेड ऑक्टेट, जिनका की ऑक्टेट से भी वो आगे जा चुके हैं। कंप्लीट कर लो। कंप्लीट कर लिया? ठीक है ना, उसके आगे देखो ल्यूइस थ्योरी, अदर ड्रॉबैक्स। ये तो हमने 3 मेजर ड्रॉबैक्स डिस्कस किए, देयर आर स्टिल मोर ड्रॉबैक्स। सो लुईस थ्योरी is based on inertness of noble gases, yes or no? लुईस थ्योरी किस चीज से बेस्ड है कि नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करते हैं, उनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो लुईस थ्योरी इज बेस्ड ऑन इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस। हाउएवर some noble gases react and form compounds. Some noble gases react and form compounds. For example, आपका आ जाता है XeF2, XeO4, Xe, चलो जीरो नहीं रिपीट हो रहा है, and KrF2 etc. ओके, तो सिंस दीज कंपाउंड्स या नोबल गैसेस भी रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे लुईस थ्योरी क्या है, फिर से फेल हो जाएगा। यस नो? कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट, these do not, या rather Lewis theory does not give any information about relative stability। ये वाला पॉइंट हम आगे समझेंगे, अभी बस आप इस चीज को नोट कर लो। डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ये वाला पॉइंट हम आगे समझेंगे, अभी बस आप इसको कॉपी कर लो। एंड सिक्स्थ, लुईस थ्योरी gives no information about shape of molecule। कॉपी कर लो पहले, इस वाले पॉइंट को हम आगे समझेंगे, अभी आप इसको नोट कर लो, ये वाला पॉइंट कॉपी कर लो पहले। क्या? एंड फॉर्म कंपाउंड्स, यस, एंड फॉर्म कंपाउंड्स। कंप्लीट हो गया? ओके ना, लास्ट पॉइंट का देखो मतलब क्या है, आप याद करो, जहां पर आपने वाटर बनाया था, राइट, जहां पर आपने वाटर का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया था, तो हमने उस केस में क्या किया था, ये ऑक्सीजन, राइट, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। लेकिन ये तो सिर्फ कन्वीनियंस के लिए था, आप चाहे तो इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो,
Yes or no? Okay, we can draw it like this. Of course, we can also draw something like this. Yes or no? तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पे ये एंगल कितना आएगा बताओ? करेक्ट 180 आएगा. अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एंगल कितना आएगा? 90 आएगा. और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आपका 90 से 180 के बीच में कुछ है. ओके, इट कैन बी एनी वैल्यू, इट कैन बी एनी वैल्यू बिटवीन 90 टू 120. सो अब ये तो ड्रॉ करने वाले पे डिपेंड करता है, राइट? मे बी यू कैन ड्रॉ लाइक दिस, मे बी आई कैन ड्रॉ लाइक दिस, एंड कोई और जो है वो इस तरह से ड्रॉ करेगा. सो दिस इज हाईली डिपेंडेंट ऑन कौन ड्रॉ कर रहा है, राइट? सो विच इज वाई ल्यूइस थ्योरी गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर हुआ सभी को? ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू. सो आपका लुईस थ्योरी देखो यहीं पर ही खत्म होता है. लुईस थ्योरी डज नॉट हैव एनीथिंग मेजर इन इट. लुईस थ्योरी में आपको दो ही इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखना है. द फर्स्ट पार्ट इज योर फॉर्मल चार्ज, क्योंकि फॉर्मल चार्ज थोड़ा सा कभी कभी आ जाता है. ओके, एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर इज ऑल द लिमिटेशंस. आपको लिमिटेशन सारे के सारे परफेक्टली याद होने चाहिए. दैट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो लुईस थ्योरी देखो आपका यहीं पे खत्म होता है ना. इसके बाद द नेक्स्ट थ्योरी दैट केम वाज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, okay, or also called as VBT. कॉपी कर लो पहले. The next is your valence bond theory or VBT. स्टार्ट करें. स्टार्ट करें. ऑलराइट. सो इसमें कुछ की पॉइंट्स से ही हम स्टार्ट करते हैं. वी विल स्टार्ट विद सम पॉइंट्स. सो VBT is based on VBT is based on overlapping of valence shell orbitals. VBT is based on overlapping of valence shell orbitals. The greater the overlapping, पहले आप पूरा लिख लो. The greater the overlapping of valence shell orbitals, the greater the bonding. कंटिन्यू करें. Continue. All right. The greater the overlapping of valence shell orbitals, the greater the bonding. या फिर आप यहीं पे लिख सकते हो और stronger the bond. Stronger the bond. Okay. Continuing. A covalent bond. A covalent bond is formed by the overlapping. Is formed by the overlapping of two atomic orbitals. Two atomic orbitals. अब इसके आगे मैं जब भी atomic orbital लिखूंगा मैं उसको short में AO लिखूंगा, right? इसके आगे मैं जब भी atomic orbital that will be in short as AO. A covalent bond is formed by the overlapping of two atomic orbitals in proper orientation. In proper orientation. पहले आप ये सारे points लिख लो फिर आपको आगे एक साथ समझ में. Continuing. Overlapping can be in either of the ways. Overlapping can be in either of the ways. Can be in either of the ways. Okay.
इसी का सब पॉइंट है, इसका सब पॉइंट है, ओके। ईच ऑर्बिटल मस्ट हैव an unpaired electron, must have an unpaired electron, and the electrons must have opposite spin. और मतलब ये पहला कंडीशन है, दूसरा कंडीशन इज और one orbital has a lone pair and other orbital is vacant. कॉपी कर लो। Is vacant and the other orbital is vacant. कॉपी कर ले। कॉपी करने आता, ठीक है, कंटिन्यू। इसके सब पॉइंट्स खत्म, वी आर गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। Overlapping can be of two types. Overlapping can be of two types. अब इसका सब पॉइंट है along molecular axis, along molecular axis, or also called as head-on overlap, or also called as sigma bond, or parallel to molecular axis, okay, also called as sideways or lateral overlap, okay, or also called as pi bond. एक और बार मैं पढ़ रहा हूँ। Overlapping can be of two types: along molecular axis, also called as head-on overlap, also called as sigma bond, या फिर parallel to molecular axis, also called as sideways or lateral overlap, also called as pi bond. नोट कर लेना। नोट कर लिया सभी ने? Okay. Now, before we discuss, okay. Done? आगे बढ़े फिर। रुक जाओ, पहले आप कॉपी कर लो। I'll obviously explain all the points, but आप सभी ने कॉपी कर लिया? Alright. So कॉपी कर लिया तो देखो फिर हम आगे बढ़ते हैं। Now ये सारे पॉइंट्स देखो आपको अभी समझ में आएंगे। Now the first thing that we have to understand is what is a sigma bond. तो आप एक टेबल बना लो। What is a sigma bond and a pi bond? ठीक है, जस्ट अभी हमने उसके पहले लिखा कि हेड ऑन ओवरलैप और डायरेक्ट ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक टेबल बना लो, सिग्मा बॉन्ड एंड देन यू हैव अ पाई बॉन्ड। छोटा सा ही टेबल होगा, वी ओनली हैव टू
दो चार पॉइंट्स ही है, तो आप पहले से ट्वेल्व है। तो सिग्मा बॉन्ड के लिए देखो आपका पॉइंट क्या है। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट ओवरलैप, बाय डायरेक्ट or head on overlap of atomic orbitals along molecular axis, along molecular axis. Okay, whereas pi bond is formed by lateral or sideways overlap, of atomic orbitals parallel to molecular axis. Next point, always formed first, always formed first. इसमें always formed after sigma bond. Next point, stronger than pi bond because of greater overlap, because of greater overlap. Okay. Obviously weaker than pi bond, sorry, weaker than sigma bond, weaker than sigma bond because of lesser overlap. Continuing, two atoms can only have one sigma bond between them. This is between, one sigma bond between them. Two atoms can have multiple pi bonds between them. अब एक और पॉइंट जो है जो कि सॉर्ट ऑफ दोनों के लिए कॉमन है, एक और पॉइंट है जो कि सॉर्ट ऑफ दोनों के लिए कॉमन है, s orbitals can never form pi bonds. It can only form sigma bond. पहले आप ये पूरा कॉपी करें. Second last line is s orbitals can never form pi bond. S orbitals can only form sigma bond. कंप्लीट हो गया. Two atoms can have multiple pi bonds between them. Two atoms can have multiple pi bonds between them.
ठीक है, सभी ने सारे पॉइंट्स लिख लिए? लास्ट में ठीक है, लिखिए। क्या पढ़ूं या लास्ट वाला आप लिख रहे हो? S orbitals can never form pi bond, it can only form sigma bonds. सभी ने सारे पॉइंट्स लिख लिए? ऑलराइट, सो अब देखो इन सारी चीजों का मतलब क्या है। ओके, द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होता है, कहाँ पे पाई बॉन्ड होता है, राइट? नाउ इन दिस केस द ओनली थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज अ सिग्मा बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज अ सिग्मा बॉन्ड, अगर उसके आगे बॉन्ड्स हैं तो वो पाई बॉन्ड होंगे। ओके, लेट्स टेक सम वेरी सिंपल एग्जांपल्स। लेट्स टेक मे बी H2SO4, maybe HCl, let's say SO2, and let's say CH4. Okay, हम ये random examples हम कुछ ले रहे हैं। Okay, and maybe चलो one more HCl. ओके, नाउ सबसे पहले देखो आपको इन सभी का डायग्राम हो सकता है अभी नहीं पता होगा, बट आपको धीरे धीरे करके सभी के डायग्राम याद हो जाएंगे। नाउ H2SO4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। यू मे नॉट नो दिस राइट नाउ, बट ये चीज आपको आगे पता चल जाएगा। ओके, सो अगर आपको नहीं पता तो भी आप अभी बस कॉपी करते रहो। सो H2SO4 का डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। HCl is obviously this, SO2 is something like this, CH4 is, एक सेकंड, okay, CH4 is this, and HCN is this। पहले आप ये सारे बना लो। HCN हाइड्रोजन साइनाइड, ये सारे आप ड्रॉ कर लो फटाफट। बना लिया? बना लिया, ऑलराइट। अब देखो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ऑल ऑफ दीज। Okay, how many sigma bonds and how many pi bonds are present in all of these? Now let's start with a very simple example. चलो हम एक काम करते हैं, H2SO4 से ही start करते हैं। Okay, now the first bond between two atoms is always a sigma bond, and उसके बाद अगर और bonds हैं तो वो सारे pi bonds होते हैं। The first bond is always a sigma bond, the other bonds are always pi bonds. Now कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं ये ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में देखो, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड्स है बताओ? एक ही बॉन्ड है। द फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, तो ये कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? ये आपका सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है ना, इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में कोई और बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी पाई बॉन्ड और अलग से प्रेजेंट नहीं है। देयर इज ओनली वन सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हियर। ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। बिटवीन दिस ऑक्सीजन एंड दिस सल्फर, दिस ऑक्सीजन एंड दिस सल्फर, यहाँ पर भी एक सिंगल बॉन्ड ही है। दिस ऑक्सीजन दिस सल्फर, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड ही है, तो ये भी क्या रहेगा? ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, नाउ बिटवीन दिस ऑक्सीजन, सॉरी, बिटवीन दिस सल्फर एंड दिस ऑक्सीजन, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट? करेक्ट, अब यहाँ पे दो बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो पहला बॉन्ड जो होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। ओके, ऑलवेज फर्स्ट योर सिग्मा बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड एंड द रिमेनिंग आर ऑलवेज पाई बॉन्ड्स। तो यहाँ पर दो बॉन्ड्स है, तो पहला तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरा बॉन्ड क्या आ जाएगा बताओ? तो आपका दूसरा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड हो जाएगा। अब देखो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। नाउ ये वाला बॉन्ड क्या होगा बताओ? करेक्ट, दिस इज योर सिग्मा बॉन्ड। ओके, ये वाला बॉन्ड क्या होगा बताओ? दिस इज ऑल्सो योर सिग्मा बॉन्ड। नाउ यहाँ पे क्या होगा बताओ? एक सिग्मा होगा एंड एक पाई होगा। समझ में आया? ओके, सो इन टोटल काउंट करो, इन टोटल हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स डू आई हैव इन दिस कंपाउंड? Okay, so 1 2 3 4 5 and 6। Okay, so I have 6 sigma bonds, and how many, देखो आपको नेक्स्ट एग्जांपल में समझ में आएगा, and how many pi bonds are present? There are 2 pi bonds which are present।
ओके, लेट्स लुक एट दिस कंपाउंड, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? ओके, इसमें सिग्मा बॉन्ड एक है, पाई बॉन्ड कितने हैं? पाई बॉन्ड जीरो है। ओके, लेट्स लुक एट दिस वन। देखो अब आपको समझ में आ गया है इसमें सिग्मा बॉन्ड्स कितने, पाई बॉन्ड्स कितने, बताओ। इसमें देखो, पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, सेम चीज, पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई। सो आई हैव टू सिग्मा बॉन्ड्स हियर एंड आई हैव टू पाई बॉन्ड्स हियर, राइट। लेट्स लुक एट CH4। यहाँ पे बताओ क्या आएगा, सिग्मा बॉन्ड्स कितने आएंगे? करेक्ट, यहाँ पे आपके सिग्मा बॉन्ड्स आएंगे चार। ओके, आप सिग्मा बॉन्ड को सिंपली शॉर्ट में एस लिखो। ओके, सिंस आई कैन सी मेनी ऑफ यू आर गेटिंग क्रिएटिव, सो सिग्मा बॉन्ड को आप एस लिखो, पाई बॉन्ड को आप पी लिखो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। सो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे चार है एंड पाई बॉन्ड्स यहाँ पे कितने हैं? जीरो है। इज दैट क्लियर? नाउ अब देखो यहाँ पे आपको क्या समझना है, सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स। ध्यान दो, बिटवीन एच एंड सी यहाँ पर तो एक ही बॉन्ड है बिटवीन एच एंड सी यहाँ पर तो एक ही बॉन्ड है, तो ये कौन सा बॉन्ड आएगा? करेक्ट, ये आपका सिग्मा बॉन्ड ही आएगा। नाउ बिटवीन सी एंड एन, ध्यान दो, बिटवीन सी एंड एन आई हैव थ्री बॉन्ड्स, बट पहला बॉन्ड हमेशा क्या आएगा? पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा आएगा। ओके, रिमेनिंग जितने भी है वो सारे पाई होते हैं, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड्स कितने आ जाएंगे बताओ? करेक्ट, यहाँ पे आपके आ जाएंगे टू पाई बॉन्ड्स। ओके, सो मेरे पास इन टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हुए बताओ? मेरे पास इन टोटल आई हैव टू सिग्मा बॉन्ड्स एंड इन टोटल आई हैव टू पाई बॉन्ड्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Okay, note color, then I'll give you more examples. Note color, I'll give you more examples. नोट कर लिया? हाँ हाँ, ऑब्वियसली। नहीं, सी आपको स्ट्रक्चर्स बाद में खुद ही याद रह जाएंगे, जब तक आपका प्रेपरेशन खत्म होगा आपको खुद ही सारे स्ट्रक्चर्स याद रहने लग जाएंगे। अभी तो ऑब्वियसली आपको नहीं पता, बट बाद में आपको खुद ही याद रहने लग जाएगा। इज इट डन? ओके, नाउ लेट्स ट्राई कपल मोर एग्जांपल्स। अब ये वाला आप ट्राई करो, मैं आपको स्ट्रक्चर दे देता हूँ, बट आप खुद से ट्राई करो कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स कितने पाई बॉन्ड्स हैं। लेट्स टेक, ओके, ये तीनों स्ट्रक्चर का आप मुझे बताओ, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। आराम आराम से ट्राई करो, कोई जल्दी नहीं है, एंड डायग्राम ढंग से बनाना। सेकेंड वाला इज बेंजीन। आराम आराम से ट्राई करो, कोई जल्दी नहीं है। कंप्लीट हो गया? देखो, इट्स वेरी सिंपल। सो फर्स्ट वाले में देखो, देखो आप सभी कंपेयर चेक करो अपना।
देखो फर्स्ट वाले में देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इज 1 2 3 4 5 6 7, सो आई हैव 7 सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स मुझे सिर्फ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे ही चेक करना है, सो आई कैन सी यहाँ पे मेरे पास एक डबल बॉन्ड है, तो मेरे पास यहाँ पे पाई बॉन्ड भी एक आ जाएगा, कैसा नो? ओके देखो सेकंड वाला चेक करो, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स डू आई हैव? सो 1 2 3 4 5 6, ओके 7 8 9 10 11 एंड 12, सो आई हैव 12 सिग्मा बॉन्ड्स, राइट? एंड पाई बॉन्ड्स मुझे क्लियरली दिख रहे हैं, यहाँ पे पाई बॉन्ड्स कितने मेरे पास? 3 है, yes or no? Okay, let's look at the last one. How many sigma bonds do I have? So 1 2 3 4 5 6 and 7, I have 7 sigma bonds and pi bonds यहाँ पे कितने? यहाँ पे एक pi bond, but यहाँ पे कितने pi bonds है? यहाँ पे 2 pi bonds है, so in total कितने आ रहेंगे? यहाँ पे 3 आ जाएंगे। देखो चेक करो, समझ में आया क्या? Is sigma bond and pi bond clear to everyone? This is a very common question. ऐसे questions आपको कहीं ना कहीं देखो definitely मिलेंगे कि how many sigma bonds and pi bonds does that structure have? So in this case आप इस वजह से count कर सकते हो। Is this clear to everyone? Okay. So basically आपको इतना ही समझना है, the first bond is always sigma bond and अगर उसके आगे bonds हैं with the same two atoms then it is always a pi. Complete? आगे बढ़े? Alright. So आगे बढ़ते हैं ना। अब देखो आपका सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड फॉर्म किस तरह से होता है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग। ओके ना, ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? वेरी सिंपली, इफ आई गिव यू टू डायग्राम्स, ओके दिस इज डायग्राम 1, ओके एंड दिस इज डायग्राम 2, ऑलराइट? सो 1 एंड 2, ऑब्वियसली किस केस में आवर डायग्राम्स आर ओवरलैप? करेक्ट, सेकंड वाले में आप इस चीज को बोलोगे कि अच्छा इतना स्पेस ओवरलैप हुआ है, ऐसा ना। ओवरलैप का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर, ऐसा ना। सिमिलरली अब देखो अगर मैं आपको एक और डायग्राम बनाता हूँ, ओके नाउ वी कैन क्लियरली सी कि किसमें ओवरलैपिंग ज्यादा है, 1 2 3 में से ऑब्वियसली किसमें ओवरलैपिंग ज्यादा है? ऑब्वियसली थर्ड वाले में ओवरलैपिंग ज्यादा है, ओके। इन द फर्स्ट केस वी हैव नो ओवरलैपिंग, इन द सेकंड एंड थर्ड वी हैव ओवरलैपिंग, but in the third one we have maximum overlapping possible, okay? Yeah, in the third one we see that the overlapping is maximum, yes or no? ये पार्ट पहले सभी को समझ में आया? ये पार्ट पहले सभी को समझ में आया? ओके सो दिस इज व्हाट इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि यहाँ पे ये क्या बोलता है कि ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, ओके ना। ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं का मतलब क्या है कि लेट्स से इफ आई टेक एन s एंड एन s ऑर्बिटल, इसका मतलब क्या है कि एटम 1 से मुझे s ऑर्बिटल मिल रहा है, दो एटम्स ओवरलैप कर रहे हैं, ओके यहाँ पर भी हर केस में क्या हो रहा है? दो दो एटम्स बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, ओके सो s एंड s का मतलब क्या हुआ कि पहला एटम अपना s ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है एंड दूसरा एटम भी अपना s ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है, ओके सो s ऑर्बिटल कुछ इस तरह से होता है, ओके इसका न्यूक्लियस ठीक इसके सेंटर पे, यस और नो। s ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिक, तो उसका न्यूक्लियस ठीक उसके सेंटर पे होगा। एंड अगर दूसरे एटम का भी s ऑर्बिटल आता है तो वो किस तरह से होगा? दूसरे एटम का भी s ऑर्बिटल कुछ इस तरह से होगा, यू विल हैव अ स्फीयर एंड अ न्यूक्लियस एट द सेंटर, you have a sphere, okay and a nucleus at the center. So अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या होता है यहाँ पे, molecular axis, okay molecular axis is basically same as, molecular axis is basically same as internuclear axis। क्या हो रहा है इसको देखो, molecular axis is same as internuclear axis। now internuclear axis क्या होता है? सिंपली जो दो न्यूक्लियस को कनेक्ट करता है, इंटर nuclear axis, okay which basically connects the two nucleus। तो अगर मैं इन दोनों न्यूक्लियस को कनेक्ट करूं तो ये चीज मेरा आएगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, yes or no? okay so this is called as your internuclear axis or your molecular axis। पहले आप इतना कॉपी कर लो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज जो दो न्यूक्लियस को कनेक्ट करता है, ओके दिस इज सेम एज मोलिकुलर एक्सिस। पहले आप यहां तक नोट कर लो, नोट कर लिया? ओके
नाउ जब आपका S एंड S ओवरलैप करेगा तो वो किस तरह से ओवरलैप करेगा, ये कुछ इस तरह से ओवरलैप करेंगे, जस्ट लाइक वी हैव ड्रॉन राइट नाउ। ओके, सो ये इसका रीजन ऑफ ओवरलैपिंग हुआ, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस हुआ, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस हुआ। तो यहाँ पे जो आपका ओवरलैपिंग हुआ है, ओके, और द रीजन ऑफ ओवरलैपिंग इज ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एंड यहाँ पे आपका बॉन्डिंग जो है वो क्या हुआ है, वो हेड ऑन हुआ है और डायरेक्ट ओवरलैपिंग, यस और नो। Okay, so here the overlapping is on the internuclear axis, in between them it is head on or it is direct. So ये कैसा टाइप का बॉन्ड फॉर्म हुआ बताओ? करेक्ट, so this is called as a sigma bond. क्या ये पार्ट पहले आप सभी को समझ में आया? ये वर्ड आप सभी को समझ में, नोट कर लो यहाँ तक। कौन सा पार्ट नहीं समझ में बताओ? भाई ओवरलैपिंग तो एग्जैक्टली मिड में होगा ना, ओवरलैपिंग इज इन बिटवीन बोथ द न्यूक्लियस एंड ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ओके चलो आप एक दो, आप जब पाई बॉन्ड देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके अभी के लिए बस आप इसको नोट करो, जब आप पाई बॉन्ड देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां तक नोट कर लिया आप सभी ने? Alright, so this is your SS overlap. Okay, this is your SS overlap. Let's say you have an SP overlap. Now SP overlap का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट एटम मेरा S ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है, सेकंड एटम मेरा P ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है। ओके, सो लेट्स से कि दिस इज माय S ऑर्बिटल, ओके, एंड लेट्स से दैट दिस इज अ P ऑर्बिटल। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं देखूंगी तो अगेन ये जो है ये न्यूक्लियस हुआ, एंड P ऑर्बिटल के लिए यहाँ पर न्यूक्लियस है, तो इसका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ओके, एंड व्हेन बोथ ऑफ दीज ओवरलैप, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, yes or no? Now tell me, is this going to be a sigma bond or a pi bond? Obviously this is going to be a sigma bond क्योंकि ये इसका region of overlap हुआ, yes or no? And it is in between both of the nucleus. Okay, now same thing you can have a PP overlap. Now PP overlap का मतलब क्या हुआ, obviously one atom is providing P, the other atom is also providing a P orbital. Okay, ये वाला पेपर खुद से ट्राई करो, obviously I will be informing, मैं तो बताऊंगा, ये आप खुद से ट्राई करो। हो गया पीपी ओवरलैप, आप लोगों ने ट्राई किया क्या? ओके, ना देखो पीपी ओवरलैप इज आल्सो वेरी सिंपल। सपोज करो ये एक एटम का पी ऑर्बिटल हुआ, ये दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल हुआ। ओके, सो ऑब्वियसली यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस, दिस इज आवर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, राइट। सो अगर ये दोनों आप ओवरलैप करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, यस और नो? अगेन बताओ ये कौन सा बॉन्ड बना? ठीक है, दिस इज आल्सो अ सिग्मा बॉन्ड। लेकिन पीपी ऑर्बिटल एक और तरीके से भी हो सकते हैं। ओके, एक और पीपी ऑर्बिटल्स जो है वो एक और तरीके से भी ओवरलैप कर सकते हैं, दैट इज इन दिस फॉर्म कि ये पी ऑर्बिटल कुछ इस तरह से हो एंड ये पी ऑर्बिटल कुछ इस तरह से हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि पी ऑर्बिटल तो ओरिएंटेड है, या देयर आर 3 पी ऑर्बिटल्स ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यस नो? यस नो? ठीक है, देखो अगर आपको ये पर्टिकुलर पार्ट नहीं समझ में आया, अगर आपको ये पर्टिकुलर पार्ट नहीं समझ में आया, देन लुक हियर, चलो मैं यहाँ पे साइड बना देता हूँ। ओके, ना आपके पी ऑर्बिटल्स किस तरह से होते हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। ओके, सो अगर सपोज करो मैं आपका एक्स वाई एंड जेड एक्सिस बना रहा हूँ, तो पी ऑर्बिटल एक्स डायरेक्शन में भी होंगे, ठीक है, वाई डायरेक्शन में भी होंगे एंड जेड में भी होंगे। जेड वाला मैंने बनाया नहीं क्योंकि थोड़ा कचरा हो जाएगा, बट एक्स डायरेक्शन में भी होंगे एंड वाई डायरेक्शन में भी होंगे, उसके अलावा जेड डायरेक्शन में भी होंगे, यस नो? ओके, सो जेड में अभी नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ एक्स और वाई बना रहा हूं, ध्यान दो, जेड में नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ एक्स और वाई बना रहा हूं। तो जो दूसरा एटम है, ओके, उसका भी पी एक्स होगा, ठीक है, एंड उसका भी पी वाई होगा, यस और नो? ओके, सो पी एक्स किस तरह से ओवरलैप करेंगे? सो पी एक्स तो इस तरह से ओवरलैप करेंगे, यस और नो? लेकिन पी वाई किस तरह से ओवरलैप करेंगे? पी वाई तो अब इस तरह से ओवरलैप करेंगे। ओके, नाउ वन ऑफ दिस इज हेड ऑन एंड वन ऑफ दिस इज साइडवेज। ओके,
वन ऑफ दिस इज हेड ऑन एंड वन ऑफ दिस इज साइडवेज। तो ये वाला अब कौन सा आ गया बताओ? करेक्ट, ये वाला अब आपका आ गया हेड ऑन, और ये वाला अब आपका कौन सा आ जाएगा बताओ? करेक्ट, ये वाला अब आपका आ जाएगा साइडवेज। इज दिस क्लियर टू एवरीवन नाउ? नाउ नेचुरली यू कैन सी कि अगर मैं इन दोनों एटम्स को पास ला रहा हूं, ओके, अगर मैं इन दोनों एटम्स को पास ला रहा हूं तो पहले हमेशा कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? करेक्ट, पहले हमेशा आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, या पहले हमेशा आपका हेड ऑन ओवरलैप होगा। ओके, ओनली आफ्टर हेड ऑन ओवरलैप हैज टेकन प्लेस कैन साइडवेज ओवरलैप टेक प्लेस। क्या ये आप सभी को क्लियर हुआ? ओके, इज दिस क्लियर व्हाई सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड फर्स्ट? ओके, ना अब यहां पर देखो, यहां पे हमारा ओवरलैपिंग किस तरह से होगा? यहाँ पे ये मेरा न्यूक्लियस हुआ, यहाँ पे ये मेरा न्यूक्लियस हुआ, दिस वुड बी आवर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। लेकिन देखो जब यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है तो किस तरह का डायग्राम बन रहा है? यहाँ पे ये वाला इस तरह से एंड ये वाला इस तरह से। ओके, ये तो चलो थोड़ा अच्छा नहीं बना, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, सिर्फ समझने के लिए थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ओके, ना इन दिस केस जो मेरा ओवरलैपिंग आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, बहुत ही गंदा बन रहा है। ओके, नाउ इन दिस केस देखो मेरा ओवरलैपिंग का रीजन ये हुआ एंड मेरा ओवरलैपिंग का रीजन ये हुआ। इज देयर एनी ओवरलैपिंग ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस? ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस विल बी ओवरलैपिंग है क्या? करेक्ट, ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस देयर इज नो ओवरलैपिंग, बट द ओवरलैपिंग इज पैरेलल टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये सुनो, तो अब देखो जो हमने पॉइंट लिखा था, देखो सिर्फ पाई बॉन्ड के केस में हमने जो पॉइंट लिखा था, फॉर्म्ड बाय साइडवेज और लैटरल ओवरलैपिंग एंड पैरेलल टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर देखो जो हमारा ओवरलैपिंग हुआ है वो यहां एंड यहां पर है, सो व्हाट इज दिस? इज पैरेलल टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस। अब ये आप सभी को क्लियर हुआ? ओके, सो ये वाला कैसा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? ये वाला मेरा पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ओके, यहां तक आप सभी कॉपी कर लो। आई थिंक अब आप सभी को ओवरलैपिंग पूरी तरह से समझ में आ गया है। ओके, एंड एस बॉन्ड को आप कितना ही घुमा लो, सॉरी एस ऑर्बिटल को आप कितना ही घुमा लो, ओके, एस ऑर्बिटल को आप कितना ही घुमा लो, हमेशा ये क्या फॉर्म करेगा? हमेशा ये हेड ऑन ओवरलैप ही करेगा। ओके, विच इज व्हाई एस ऑर्बिटल कैन ऑलवेज फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ आल्सो यू कैन अंडरस्टैंड कि अब देखो, आल्सो यू कैन आल्सो अंडरस्टैंड दिस पार्ट। यहां तक सभी ने कॉपी कर लिया क्या? यहां तक सभी ने कॉपी कर लिया? ओके, सो आल्सो यू कैन अंडरस्टैंड वन मोर पार्ट। जब ये एटम और ये एटम क्लोज आ रहे हैं, ओके, और व्हेन दे आर गेटिंग क्लोज इनफ कि अब पाई बॉन्ड भी फॉर्म हो पा रहा है, वी कैन स्टिल सी कि बिटवीन पीएक्स एंड पीवाई अगर पीवाई भी बॉन्डिंग कर रहे हैं तो पीएक्स का ओवरऑल ओवरलैपिंग फिर भी क्या आएगा? ज्यादा आएगा। yes or no? If these two are getting closer, okay, then obviously this will still have greater amount of overlap, which is why your sigma bond is always stronger than your pi bond. Okay, हमने क्या डिस्कस किया फर्स्ट पॉइंट में, जहां पे हमने लिखा था, देखो जहां पे हमने एक पॉइंट लिखा था कि the greater the overlapping of valence shell orbitals, the greater the bonding. Okay, and always your sigma bond will have greater overlapping in comparison to pi bond. ठीक है, विच इज वाई योर सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन योर पाई बॉन्ड। यहां तक आप सभी को समझ में आया? ओके, सिग्मा बॉन्ड देखो हमेशा पहले क्यों होगा? इट्स वेरी सिंपल। ओके, देखो सिग्मा बॉन्ड विल ऑलवेज बी फर्स्ट, इट्स वेरी सिंपल भाई। सी अंडरस्टैंड इन दिस वे, पी ऑर्बिटल, ये सपोज करो px हुआ, ये सपोज करो px हुआ, ओके, दिस इज योर px, एंड सपोज करो ये आपका py हुआ, ये आपका py हुआ। ओके, सो जब आप इन दोनों एटम को पास लेके आ रहे हो, ऑब्वियसली पहले कौन सा मर्ज करेगा? px ही मर्ज करेगा, कैसा ना? ओके, जब आप इन दोनों एटम्स को पास रहे हो तो पहले तो px ही मर्ज करेगा। जब px सफिशिएंट मर्ज कर जाए तभी जाके आपका py का मर्जिंग स्टार्ट हो सकता है, कैसा ना? सो आपका अगर पहले px हो रहा है तो ये क्या हुआ? तो आपका हेड ऑन ही हुआ ना। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Okay, now we still have to discuss we have still have to discuss many more points, बता, we'll come to that। now ध्यान दो,
अब देखो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या क्या है फॉर एन इफेक्टिव बॉन्ड और अ सक्सेसिव बॉन्ड। हमारे पास क्या क्या क्राइटेरिया है कि both the orbitals must have one unpaired electron in opposite direction। ओके, कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन में अप स्पिन है एंड यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन में डाउन स्पिन है, ओके, तभी जाके ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स या रादर तभी जाके ये दोनों ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर सकते हैं। एंड जब ये ओवरलैप करेंगे तो अब बताओ मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स विल बी स्पिन पेयर्ड। यस और नो, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन जो है वो पेयर हो जाएगा। सो दिस इज पॉसिबल। वेयर एज इफ आई हैव समथिंग लाइक दिस, जहां पर कि दोनों ही सेम स्पिन पे है, मैंने तो यहाँ पे अप स्पिन शो किया है, बट अगर दोनों ही सेम डाउन स्पिन में भी हो तो भी यहाँ पे आपका मर्जिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जिसे आप नोट कर लो। ओके, यहाँ पर आपका ओवरलैप इज नॉट पॉसिबल। Okay, so both of them should either have the opposite spin, एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ऑपोजिट स्पिन, उस केस में मर्जिंग पॉसिबल है। लेकिन अगर सेम स्पिन हो तो उस केस में मर्जिंग पॉसिबल नहीं है। द अदर पॉसिबिलिटी इज कि एक वेकेंट हो एंड दूसरे के पास कंप्लीटली पेयर्ड हो। ओके, एक वेकेंट हो दूसरे के पास पेयर्ड हो, सो इन दिस केस योर ओवरलैपिंग इज पॉसिबल। बट अब आप समझ गए हो कि ये कोवेलेंट बॉन्ड हुआ, ये कोई भी बॉन्ड नहीं हुआ, ये कौन सा बॉन्ड हो जाएगा बताओ। अब आप समझ ही गए हो ये कौन सा बॉन्ड हो गया। This is not ionic. What is the type of bond in which one atom provides both the electrons? Correct. तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका coordinate बन गया। Is this clear to everyone? नोट कर लो फटाफट। नहीं, सेकंड का एग्जाम्पल नहीं होगा ना, ये तो ओवरलैप ही नहीं करेगा। ओवरलैप नहीं करेगा तो और क्या एग्जाम्पल होगा। नोट कर लिया सभी ने? नोट कर लिया? ओके, नाउ कंटिन्यूइंग। ओके, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स, overlapping orbitals must have same phase। okay, must have same phase। अब इसका मतलब क्या मैं बता रहा हूं, must have same phase। okay, now what does this mean? हर एक लोब का, ओके, हर एक लोब का एस, चलो हम पी ऑर्बिटल से स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी लोब्स आर प्रेजेंट इन अ पी ऑर्बिटल? पी ऑर्बिटल में कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं? करेक्ट, देयर आर 2 lobes इन अ पी ऑर्बिटल। हाउ मेनी लोब्स आर प्रेजेंट इन अ डी ऑर्बिटल? 4। एंड हाउ मेनी आर प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल? एस में एक प्रेजेंट होगा ना, एक प्रेजेंट होगा। ओके, नॉट जीरो, एक। ओके, सो एवरी लोब हैज अ फेज। ओके, एवरी लोब हैज अ फेज। कहने का मतलब क्या है कि आपका एस ऑर्बिटल जो है, अब यहाँ पर तो एक ही लोब है, तो यहाँ पे एक ही फेज आएगा, आइदर कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव। लिख लो पहले आप। ओके, वेयर एज पी ऑर्बिटल में मेरे पास दो लोब्स हैं, सो एक पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा। ओके, always p orbital will always have one positive and will always have one negative। सिमिलरली अगर आप d ऑर्बिटल देखोगे, सो d ऑर्बिटल में आई हैव 4 लोब्स। सो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव फेज ऑल्टरनेट होता है। ओके, सो इट विल हैव वन पॉजिटिव, वन नेगेटिव, वन पॉजिटिव, वन नेगेटिव। ओके, पहले आप ये पूरा नोट कर लो। लोब का मतलब होता है ये। ओके, ये जो दिस इज बेसिकली वन लोब। सो यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 4 हुआ, यहाँ पे ऑब्वियसली 1 होगा। ये तो आप याद करो, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में लिखा था। p orbital has 2 lobes or it is dumbbell shaped। d orbital has 4 lobes or double dumbbell shaped। okay, so overlapping orbitals must have the same phase का मतलब क्या होता है, ये आप सभी ने ड्रॉ कर लिया?
ओके, नाउ दे मस्ट हैव द सेम फेज का मतलब क्या है कि अगर मैं एस एस ओवरलैप कर रहा हूं तो एक पॉजिटिव जो है वो एक पॉजिटिव के साथ ही ओवरलैप कर सकता है, या एक नेगेटिव फेज वाला जो है वो एक नेगेटिव वाले के साथ ही ओवरलैप कर सकता है। दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, बट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। दे मस्ट हैव द सेम फेज। सिमिलरली सिमिलरली अगर मैं एक पीपी का ओवरलैप कर रहा हूं, ओके, सो इन दिस केस a positive can only overlap with a positive, okay, or a negative can overlap with a negative, okay, this is possible, this is possible, but what is not possible, okay, what is not possible कि एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव का ओवरलैप हो, ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल। यहां तक फटाफट आप लोग कॉपी कर लो। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट फिर आप मुझे बताओ कि ये चीज पॉसिबल है या नहीं है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट यू टेल मी कि इफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल और नॉट। ऑलराइट, डी वाला थैंकफुली हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, डी वाला थैंकफुली इज नॉट इन आवर सिलेबस। रुक जाओ। एक सेकंड। ओके, ना अब देखो मुझे एक एक करके बताते जाओ। दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर, दिस इज फाइव, सिक्स, सेवन एंड एट। ओके, एक एक करके बताते रहो, कोई जल्दी नहीं है। फर्स्ट वाला पॉसिबल और नॉट, फर्स्ट वाला पॉसिबल और नॉट, यस फर्स्ट वाला इज पॉसिबल। राइट, सेकंड वाला पॉसिबल और नॉट, सेकंड वाला नॉट पॉसिबल, वेरी गुड। थर्ड वाला पॉसिबल और नॉट, थर्ड वाला करेक्ट, थर्ड वाला इज पॉसिबल। फोर्थ वाला, फोर्थ वाला नॉट पॉसिबल। फिफ्थ करेक्ट, फिफ्थ इज पॉसिबल। सिक्स्थ करेक्ट, नॉट पॉसिबल। सेवेंथ, सेवेंथ नॉट पॉसिबल, क्योंकि सेवेंथ में देखो इस तरह से आपका ओवरलैपिंग नहीं हुआ कि पॉजिटिव में भी हो एंड नेगेटिव में भी हो, इस तरह का ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल। राइट, एट, एट वाला भी पॉसिबल नहीं आएगा, बिकॉज वन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज दैट द ओरिएंटेशन शुड बी प्रॉपर। यहाँ पे प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। ओके, यहाँ पे देखो प्रॉपर ओरिएंटेशन क्यों नहीं है, because we are concerned with only two type of bonds. The first one is the sigma bond, where the overlapping is along, where the overlapping is along the internuclear axis. यहाँ पे ये न्यूक्लियस हुआ, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, तो obviously overlapping internuclear axis पे तो नहीं है। And the second thing is pi bond, where the overlapping is above and below. तो यहाँ पे above तो है बट ये below नहीं हुआ। ओके, सो इस टाइप का overlapping भी possible नहीं है। ओके, because these are not properly oriented. नोट कर लो। Is that clear to everyone? Okay. Now, thankfully, d orbitals are not in our syllabus, तो d orbital का headache हमें नहीं लेना है।
नोट कर लिया सभी ने? नोट कर लिया? आई थिंक वील कंटिन्यू। आई थिंक इसके आगे अब जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, सो आई थिंक वील स्टॉप हियर। यहाँ तक आप सभी नोट कर लो। वी विल कंटिन्यू राइट फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास।